नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में शिमला जैसी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से चल रही है ठंडी हवा। हरियाणा में अब आसानी से होगी पेपरलेस रजिस्ट्री, आमजन की सुविधा के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, बागवानी फसलों की खेती पर मिलेगी 1 लाख रुपए से अधिक रुपए तक सब्सिडी। हरियाणा में वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स की फीस वृद्धि पर होगा पुनर्विचार, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। स्कूली छात्रों ने खोजा देसी और रसायन मुक्त तरीका, मक्का के भुट्टे से खत्म होगी दीमक। वोट चोरी पर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, 12 नवंबर को करनाल से होगी शुरुआत। विमेन वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर शेफाली वर्मा का ग्रैंड वेलकम, रोहतक में रोड शो, फैंस ने ली सेल्फी। और घरेलू वेज थाली अक्टूबर में 17% सस्ती हुई, आलू प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है। जहां दिन में धूप सेकने को मिल रही है तो वहीं रातें ठंड से भरी हुई हैं। प्रदेश में हिसार और महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सबसे कम रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवा बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में 13 नवम्बर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान उत्तर व पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है। हवा चलने की वजह से दिन में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विभाग ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि वे जल्द से जल्द अपने गेहूं की बिजाई कर लें। मौसम को ध्यान में रखते हुए उनका कहना है कि यदि सरसों की फसल में किसी प्रकार की बीमारी है तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क अवश्य करें, जिससे कि समय रहते उचित उपचार किया जा सके। हरियाणा सरकार की नई फैमिली आईडी नीति के तहत अब हर शादीशुदा व्यक्ति के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे शादी को कितने भी साल हो गए हो, अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट के आप अपनी फैमिली आईडी में अनमैरिड से मैरिड स्टेटस में बदलाव नहीं कर सकते। अगर मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप ये जरूरी काम अवश्य कर लें। पत्नी को अपने घर की फैमिली आईडी में जोड़ें, गलत बिजली बिल या फिर पुरानी जानकारी हटवाएं, नाम के आगे माता पिता का नाम सही करवाएं। वहीं फैमिली आईडी में रिश्तों यानी रिलेशंस को सही करवाएं। वहीं मैरिज सर्टिफिकेट न केवल अपनी शादी का वैध सरकारी प्रमाण पत्र होता है, बल्कि यह फैमिली आईडी अपडेट, सरकारी योजनाओं का लाभ और कानूनी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण के लिए भी आवश्यक है। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो दुल्हा और दुल्हन के आधार कार्ड नंबर, दुल्हा और दुल्हन की 10वीं की मार्कशीट, उम्र प्रमाण के लिए दोनों की अलग अलग पासपोर्ट साइज फोटो, कपल फोटो भी जो कि साथ में खिंचवाई गई हो, और 2 फोटो माला पहनाते या फिर मांग भरते हुए की होनी चाहिए। शादी का कार्ड यदि उपलब्ध हो वो भी लगेगा। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या SDM ऑफिस जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में दूसरे दिन तकरीबन 15 किलोमीटर चली। यात्रा सुबह 8 बजे फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई। इस दौरान उनके साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी साथ रहे। उन्होंने भगवा ध्वज फहराकर सनातन की जयकारी लगाई। अब यात्रा सीकरी गाँव पहुँच गई। यहाँ सगुन गार्डन में यात्रा का रात्रि ठहराव है। यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धर्म विरोधी ताकतें देश को बर्बाद करती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि फरीदाबाद बाबर की नहीं गब्बर की धरती है। हम हिंदुओं के लिए सड़क पर उतरे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और अपनी एकता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी है। महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे वीरों के नाम से सड़क और चौराहों के नाम होने चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि देश को जात पात से मुक्त कराने के लिए 3 राज्यों में पदयात्रा निकाल रहे हैं। वे चाहते हैं कि देश का हिंदू समाज जागृत हो और देश में हिंदुओं की संस्कृति सुरक्षित रहे। भारत में रहने वाले सभी सनातनी हैं और यह देश सनातनियों का है। इस देश में कोई तनातनी वाला नहीं है। धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश बचेगा। सेना में जवान वेतन के साथ साथ वतन के लिए भी भर्ती होते हैं।
हरियाणा में बागवानी खेती करने के इच्छुक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने फल फूल सब्जियों और मसालों की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देने की योजना बनाई है। नया बाग लगाने पर किसानों को 24,500 रूपए से लेकर 1,40,000 रूपए प्रति एकड़ तक सब्सिडी राशि का लाभ मिलेगा। बागवानी खेती पर अधिकतम 5 एकड़ तक ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बागवानी में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करना, फूलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना शामिल है। किसानों को सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रूपए प्रति एकड़ व अनुसूचित जाति वर्ग को 25,500 रूपए प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15,000 रूपए से लेकर 30,000 रूपए प्रति एकड़ व फूलों की खेती पर 8,000 रूपए से 40,000 रूपए प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रूपए प्रति एकड़ सब्सिडी राशि दी जाएगी। इस सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-20-21 पर वे आप फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम शुरू होने के बाद परेशानी झेल रहे लोगों की शिकायतें अब खत्म होंगी। सरकार द्वारा इससे जुड़े सॉफ्टवेयर में कई तरह के सुधार कर दिए गए हैं। पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सीमा 10 MB से बढ़ाकर 40 MB कर दी गई है। नए सिस्टम में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का विकल्प पहले से मौजूद है, जिसे अब और सरल कर दिया गया है। सोमवार से यानी आज से सभी तहसीलों में लोग इस संबंध में अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। स्थानीय निकायों की सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में खेवट और खतौनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जहां किसी प्रकार की पार्टनरशिप डीड अथवा कोलेबरेशन डीड में टर्म एंड कंडीशन लिखने की शब्दों की सीमा 500 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सभी लाइसेंस कॉलोनियों को डेटा सिस्टम में फीड किया गया है। केवल लाइसेंस नंबर दर्ज करने पर ही डेटा अपने आप सामने आ जाएगा। पुराने शहरी क्षेत्रों में खेवट खसरा कॉलम को हटा दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा कोर्स की बढ़ाई गई फीस पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट का कहना है कि फीस में की गई भारी वृद्धि किसी ठोस आधार या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी। सरकार के 21 अगस्त 2024 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसके तहत 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य कोटे की फीस 90,000 से बढ़ाकर 1,80,000 और प्रबंधन कोटे की फीस 1,50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रूपए कर दी गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील पेश की गई कि इतनी ज्यादा फीस वृद्धि शिक्षा के व्यवसायीकरण की तरफ संकेत करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव विकास का सार्वजनिक सेवा क्षेत्र है, न कि लाभ कमाने का जरिया। कोर्ट का कहना है कि हालांकि फीस निर्धारित करने के लिए एक सीमित कमेटी गठित की गई थी, मगर किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड या फिर कारण का उल्लेख नहीं किया गया जिससे इतनी ज्यादा वृद्धि को सही ठहराया जा सके। हरियाणा में रबी सीजन की फसलों की बिजाई के साथ ही DAP खाद की उपलब्धता का असमान समीकरण उजागर हो रहा है। एक तरफ तो कुछ जिलों जैसे कि सिरसा, रोहतक और झज्जर में किसानों को सहजता से खाद मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फतेहाबाद, भिवानी, अंबाला और चरखी दादरी जैसे जिलों में किसान अब भी किल्लत और काला बाजार की मार झेल रहे हैं। कृषि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में अब तक लाखों टन DAP खाद पहुँच चुकी है। बावजूद इसके कई इलाकों में किसान लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं और दुकानों पर स्टॉक खत्म के बोर्ड लटक रहे हैं। निजी दुकानों पर DAP 1,500 रूपए से अधिक तक बैग उपलब्ध हो रहा है। दुकानों के बाहर और खेत में किसान निराश बैठे हैं। स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई जिलों में किसानों को NPK खाद से काम चलाना पड़ रहा है, जिससे कि फसल की जड़ें कमजोर होने और पैदावार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कृषि अधिकारी भले ही स्थिति सामान्य होने का दावा करें, मगर खेतों में किसानों का कहना है कि खाद है, गोदाम खाद से भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। सिरसा, करनाल, कैथल और झज्जर में नए रैक आने की राहत से उम्मीद है, तो वहीं अंबाला, फतेहाबाद व भिवानी में अगले सप्ताह में नए रैक के आने का इंतजार है। हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित PM श्री गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल माधो सिंघाना के छात्रों द्वारा की गई एक नई रिसर्च सुर्खियां बिटोर रही है। इन छात्रों ने पेड़ों को दीमक से बचाने के लिए एक अभिनव और रसायन मुक्त तरीका विकसित किया है। यह प्रोजेक्ट शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित विकसित भारत @2047 अभियान के तहत स्वदेशी थीम पर विकसित किया गया है। स्कूल के 5 छात्रों अभिनव, संजना, पूजा, गुरविंदर और रमीना की एक टीम ने भुट्टे के अवशेष का उपयोग करके एक
टर्माइट ट्रैप तैयार किया है, जो पेड़ों और खेतों से दीमक को खत्म करने में प्रभावी साबित होगा। इस तकनीक से रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना खेतों से दीमक का सफाया किया जा सकेगा। टर्माइट ट्रैप बनाने के लिए मिट्टी का एक मटका लेकर उसमें कई छेद किए जाते हैं, फिर उसमें मटका के भुट्टे के अवशेष से भरकर ऊपर से अच्छी तरह से ढक देंगे। फिर दीमक लगे पेड़ के पास गड्ढा खोदकर मटके को इस तरह से दबाया जाता है कि उसका मुंह मिट्टी से बाहर रहे। रिसर्च टीम ने बताया कि खाली मक्का के भुट्टों में सेल्यूलोज होता है, जिसके चलते दीमक भुट्टों की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, मटके के अंदर जमा होने लगते हैं। मटके को 2 दिन के अंतराल पर जांचा जाता है कि वह भरा है या नहीं। जब मटका पूरी तरह से दीमक से भर जाता है तो उसे बाहर निकालकर उसमें आग लगाकर दीमकों को जला दिया जाता है। इसके बाद फिर से मटके में मक्का के भुट्टे के अवशेष भरकर दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है जब तक मिट्टी से पूरी तरह से दीमक खत्म न हो जाए। हरियाणा में कांग्रेस संविधान बचाने और वोट चोरी के मुद्दे पर हर जिले में एक एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। इसकी शुरुआत करनाल से होगी, इसके बाद अलग अलग जिलों में यह कार्यक्रम होंगे। दिल्ली के इंदिरा भवन में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता मंच पर बैठे नजर आए। बैठक के बाद पूर्व कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हरियाणा जिस व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलीभगत करके मतदाता सूची में हेरफेर करने का काम किया है, उससे साबित हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख की भूमिका में है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हर जिले में प्रदर्शन किए जाएंगे, हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। विमेन वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में बल्ले और गेंद से कमाल दिखाकर प्लेयर ऑफ द मैच रही शेफाली वर्मा का हरियाणा के रोहतक में ग्रैंड वेलकम हुआ। रोहद टोल प्लाजा पर पहुंचने के साथ ही उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई। इसके बाद यहीं से उनका रोड शो शुरू हुआ, जिसमें एडीसी नरेंद्र कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका, कांग्रेस युवा नेता हेमंत बख्शी, शेफाली के दादा संतलाल, पिता संजीव वर्मा और परिवार के अन्य लोग शामिल हुए। शेफाली गाड़ी की सनरूफ खोलकर बाहर निकले। इस दौरान लोगों में सेल्फी लेने की होड़ देखने को मिली। रोहतक के सर्किट हाउस में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और अन्य भाजपा नेता शेफाली वर्मा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद शेफाली मंत्री बेदी के साथ खुली जीप में घर पर पहुंची। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उम्मीदवार को टाइपिंग आनी चाहिए। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए, उम्मीदवार को टाइपिंग आनी चाहिए तथा 2 साल का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है, जो कि डीईओ के लिए 35 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 नवंबर 2025 है। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर 17% घटकर 27 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में वेज थाली की कीमत 33 रुपए 30 पैसे थी। वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर की तुलना में अक्टूबर में 1% घटी है। सितंबर में वेज थाली की कीमत 28 रुपए 10 पैसे थी। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत की बात करें तो अक्टूबर में सालाना आधार पर 12% घटकर 54 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में नॉन वेज थाली की कीमत 61 रुपए 60 पैसे थी। मंथली बेसिस पर यानी सितंबर की तुलना में अक्टूबर में नॉनवेज थाली की कीमत 3% घटी है। सितंबर में नॉनवेज थाली की कीमत 56 रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर और दालों के दाम घटने के चलते वेज थाली की कॉस्ट घटी है। टमाटर की कीमत सालाना आधार पर 40%, प्याज के दाम 51% और आलू के भाव 31% तक घटे हैं। वहीं दालों की कीमत में भी 17% तक गिरावट देखने को मिली है। इन कारणों से वेज थाली की कीमत घटी है। वेज थाली की कॉस्ट में आलू और टमाटर की 24% हिस्सेदारी होती है। टेक कंपनी रियलमी 20 नवंबर को भारत में मिड बजट रेंज में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन रियलमी GT 8 प्रो लॉन्च करने जा रही है। फोन का लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। फोन में दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन, हाई एंड डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सिस्टम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे एडवांस रियलमी फोन होगा, जो फोटोग्राफी और गेमिंग दोनों में प्रोफेशनल ग्रेड एक्सपीरियंस देंगे। स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, 7000 mAh की बड़ी बैटरी से लैस होगा। भारत में इसे
35,000 रुपए के आसपास कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो Realme GT8 Pro में 7000 mAh की सेकंड जनरेशन टाइटन बैटरी दी गई है। फोन को चार्ज करने के लिए 120 वाट सुपरवूक और 50 वाट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सिर्फ 10 मिनट में 45% तक चार्ज हो सकता है। Realme GT8 Pro एडवांस्ड 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 पर काम करेगा। इसमें स्काई कम्युनिकेशन सिस्टम और स्काई सिग्नल चिप S1 है, जो कि कमजोर नेटवर्क में भी 25% बेहतर सिग्नल देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के किसानों के लिए एक बेहद लाभकारी योजना है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और लाखों किसान इसका लाभ ले चुके हैं। इस समय किसानों की नजर 21वीं किस्त पर टिकी हुई है, जो नवंबर 2025 में जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले रुझानों को देखते हुए उम्मीद है कि यह किस्त नवंबर के अंतिम सप्ताह में किसानों के खातों में पहुंच सकती है। स्थानीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह महंगाई के आंकड़ों, कंपनियों के दूसरे तिमाही के नतीजों और वैश्विक रुख से तय होगी। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI की गतिविधियां भी शेयर बाजार के रुख को प्रभावित करेंगी, जो अब तक भारतीय बाजार से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक निकाल चुके हैं। वैश्विक स्तर पर सभी की निगाहें अमेरिका में शटडाउन पर रहेंगी। सप्ताह के दौरान ONGC, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और ऑयल इंडिया जैसे प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आएंगे, जिन पर सभी की निगाह रहेगी। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।